सलाम सभी भाइयों को, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। बार बार नहीं बताऊंगा मैं किस भारत की बात कर रहा हूं। एक दो बार बता दिया है वो काफ़ी होगा। एक दो बार तो समझा ही चुका हूं कि मैं किस भारत के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा भारत कौन सा है और आपका भारत कौन सा है, इसमें फ़र्क बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार में समझ जाया करना। बहुत लंबी लाइव नहीं बनाने वाला हूँ ये, और छोटी सी बात है, मैंने सोचा बता देता हूँ। भारत में जिस तरीके से हालात ख़राब होने वाले हैं सबको पता है। ये भी बार बार कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ ताकि होशियार रहो, बाद में ये ना कहो कि हमें नहीं पता था कि ये हालात हो जाएंगे। वालेकुम सलाम सुधांशु भाई। दूसरी बात, ये जो खाकी वर्दी है, खाकी वर्दी, यही जो दलाली की रिकॉर्ड तोड़ देती है। जी हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ जिनको दिल्ली में ठुल्ला कहा जाता है। हाँ, पूरे भारत में उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन हाँ, सच ये है कि उनकी औकात भी यही है। ये सच है। अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, कुछ मिनट की एक वीडियो है, उसको देखिएगा। इन खाकी वर्दी वालों के साथ मिल करके ये आरएसएस के कुत्ते, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। जो हालात हैं बहुत बुरे हैं। देश को खत्म करने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है इस देश की राजनीति ने। देश को हजारों किलोमीटर पैदल चलने वाले किसानों के हाथ में रोटी नहीं है, लेकिन अपने घरों में बैठे लोगों के पास दारू और शराब का इंतजाम कर दिया गया है। जिनके पास पैसा है वो दारू भी पी सकते हैं, जिनके पास नहीं है, सरकार का कोई मकसद नहीं है कि उन तक रोटी पहुंचाई जाए। कभी वो लड़खड़ाते हुए कदम देखना जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो लोग कई हजार किलोमीटर पैदल चल के अपने घर आने की कोशिश कर रहे हैं। कभी देखना उनके पैरों को, लड़खड़ाहट को, और समझना कि यह है असल देश। असल देश इसी तरह लड़खड़ा रहा है आज, और वजह देश की गंदी और घटिया राजनीति है। इसके सिवा कुछ नहीं, सिर्फ देश की राजनीति है। देश की राजनीति की वजह से ही यह हाल हुआ है देश का। भूखमरी से इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं, लोग मिट्टी खाने पे मजबूर हो गए हैं। शर्म की बात है 137 करोड़ देशवासियों के लिए और यहां की राजनीतिक पार्टियों के लिए। शर्म आती है देख करके। इतनी महंगी महंगी चीजें, 20,000 करोड़ की एक बिल्डिंग बनाई जा सकती है पॉलिटिशियंस के बैठने उठने के लिए, आराम के लिए, 20,000 करोड़ रुपए की। लेकिन कोरोना के नाम पे कुछ नहीं सिवाय लेने के। विश्व बैंक से भी काफी पैसा उठाया है इस घटिया सरकार ने। विश्व बैंक से काफी पैसा उठाया है। कमाल साहब, भारत को इस कदर नीचा कर दोगे ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इंपॉर्टेंट इस टाइम रोटी पहुंचाना था, ना कि शराब। लेकिन साहब, शराब पहुंचाई गई है जानबूझ करके। आप लोगों का जहन बांटने के लिए। क्या समझते हैं ये शराब को जो खोला गया है, ये देश की आर्थिक स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए खोला गया? नहीं साहब, आपको एक मुद्दा दिया गया है, इस मुद्दे के पीछे पड़िए आप शराब शराब चिल्लाइए, हम कुछ और कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है, बहुत बुरे हाल है। हर तरफ से सिर्फ भूख और भूख की आहट, आवाजें और चीखें आ रही हैं, लेकिन कोई नहीं है ये कहने वाला कि साहब हम हैं, हम मदद करेंगे। कोई नहीं है। जाहिर है कौन होगा जिम्मेदार? फिर वही कहूंगा आखिर में, जिम्मेदार आप सभी हैं। वोट देने के टाइम अगर आप राजनीति समझ गए होते तो आज देश का यह हाल ना होता। लेकिन तब आपके जाति, धर्म, पार्टी, फिरका, मजहब सब कुछ याद आ जाता है उस वक्त आपको। देख लीजिए हालात। साहब, बार बार कहता हूं,
1000 बार कहता हूं, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको उपलब्ध हैं और अभी कुछ दिन उपलब्ध रहेंगी, लेकिन आने वाले दिनों में हालात वो होंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। फिर ये मत कहना कि बताया नहीं था। आज ही नहीं, शुरुआत से बताता रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा। आगाह करना मेरा फर्ज है। अब अगर फिर भी कूदना चाहते हो तो जाओ, कूद जाओ, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यह सबको पता है कि भारत में कोई भी गवर्नमेंट बन जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, भारत के हाल घटिया होने हैं, यह तय है। तो अब इस सिचुएशन में आपको प्रधानमंत्री नहीं चुनना था, इस सिचुएशन में आपको अपने क्षेत्र का, अपने लोकसभा क्षेत्र का सांसद चुनना था। लेकिन आपने अपने लोकसभा क्षेत्र का सांसद न चुनते हुए आपने सीधे प्रधानमंत्री चुनने का फैसला कर लिया। लेकिन साहब क्या करें, कहां तक कोई आपसे कहेगा, कहां तक समझाएगा और कहां तक आपकी कोई मदद करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। कुछ वीडियोस आती हैं मेरे पास, कहीं कोई मिट्टी खा रहा होता है, कहीं कोई भूख से तड़प रहा होता है, कहीं कोई दवा के बगैर मर रहा होता है। देखता हूं और हर बार यही कहता हूं कि जिम्मेदार कौन, लेकिन कोई नहीं है जो जवाब दे सके इसका। एक काव्या पाल, मुझे पता है तुम फेक आईडी हो और तुम काजल शर्मा, काजल करके कुछ उसका नाम है, वो एक है कोई कुछ बिकने वाली, तो उसी की चेली या चमची जो भी हो तुम हो। अगर महिला हो तो बाइज्जत यहाँ से चली जाओ, और अगर आधी महिला और आधे पुरुष हो तो बताओ, तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। अगर आधी महिला और आधे पुरुष हो तो बताओ, इलाज कर देता हूँ। और अगर महिला हो तो बाइज्जत यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा। ठीक है, जा सकते हो। इन चंद गद्दारों ने, इन चंद कुत्तों ने देश की तो नैया डिबो दी ही है, खत्म ही कर दी, बिल्कुल नामो निशान मिटाई दिया है, बल्कि देशवासियों का भी नामो निशान मिटाने पे तुल गए हैं। सिर्फ 137 करोड़ हैं, 137 करोड़ ना सोचो, सिर्फ 137 करोड़ हैं। अगर हम अपने हिसाब से देखें, अपने बजट के हिसाब से देखें, अपने पैसे के हिसाब से देखें, अपने खर्च के हिसाब से देखें भारत के, तो हमारे पास सिर्फ 137 करोड़ लोग हैं। 20,000 करोड़ रुपए की कोई बिल्डिंग बन रही है। अब सोचो वो कितना कितना पैसा तुम्हारे हिस्से में आ सकता था। सोचो, मर्जी तुम्हारी, सोच के देखो। 3600 करोड़ की, कितनी की, 3600 करोड़ की थी वो लोहे की मूर्ति। क्या ख्याल है उसके बारे में, कितना आता तुम्हारे हिस्से में? नहीं, सोच लो, 2 वक्त की रोटी ना पाने वालों, अब सोचो कि तुम्हें तो उत्तम प्रधानमंत्री चाहिए था जो देश को बदल देगा। बदल दिया देश को उसने। सिर्फ भूख से ही नहीं मर रहे हैं साहब, नफरत से भी मर रहे हैं। जी हां, नफरत से भी मर रहे हैं। तुझे ब्लॉक कर देना ज्यादा ठीक है अगर तू महिला है तो। हालांकि तूने महिला का फोटो लगा रखा है, वरना हमारे अल्फाजों से तेरे कान से खून निकलेगा, इसलिए मैं तुझे ब्लॉक कर देता हूं, वरना मेरे अल्फाजों से तेरे कान से खून आ जाएगा। क्योंकि हम अब जब ज्यादा बिगड़ जाएगी बात तो फिर ऐसे ही बोलेंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। हम जितनी शराफत से पेश आ रहे हैं, इतने शरीफ हैं नहीं हम साहब, बहुत शराफत से पेश आ रहे हैं। इस सिचुएशन में इतनी शराफत से पेश आना बहुत ज्यादा धैर्य का काम है मेरे लिए, लेकिन फिर भी शराफत से पेश आ रहे हैं। सोच लो, उसी शराफत से सुन लिया करो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। वरना चले जाया करो, सुनना ना सुनो वो अलग बात है। बहुत जरूरी है। हर जगह टारगेट किया जा रहा है, सीधी तौर पे टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बेफिक्री से मैं कह रहा हूं ये बात, बिल्कुल सीधे तौर पर ही टारगेट किया जा रहा है। बस अभी देखा कि एक वीडियो में कि एक स्टूल और एक चेयर रख के एक आदमी कुछ सामान बेच रहा था। एक स्टूल जिस पे बैठा हुआ था, एक चेयर, उसे एक बेंच जिस पे सामान रखा हुआ था। पुलिस आती है, सामान को फेंक देती है और स्टूल और बेंच अपने साथ लेके चली जाती है।
कितनी शराब की दुकानों पे अब तक ताला मारे गए, कितने शराब की दुकानों के सामान जब्त किए गए हैं और उनको बंद किया गया है। नहीं पूछ रहा हूं मैं, हालांकि उनके पास लाइसेंस होता है और लाइसेंस देने वाली यही गवर्नमेंट होती है। फिर शाम को 10 रुपए कमा करके अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए अगर कोई एक स्टूल रख के कुछ सामान बेचने लग गया तो वो देश का गद्दार हो गया, वो देश में कोरोना फैलाने वाला हो गया। लेकिन आप मेले लगा लो वो ठीक है। कमाल का देश है साहब हमारा। हमारे यहां जरूरी सामानों को, शराब वगैरह की दुकानें खोली जाती हैं और अनाज की दुकानें बंद की जाती हैं। कमाल का देश है साहब हमारा। हमारे यहां स्कूल कॉलेज तो बंद होते हैं मगर शराब की दुकानें खुलती हैं। हमारे यहां यह दाढ़ी अगर देख ली जाएगी तो पुलिस वालों के साथ भाजपा के गुंडे मिलकर के लाठियों से पीटेंगे। विथ प्रूफ बोल रहा हूं, विथ प्रूफ बोल रहा हूं। मिलकर के पीटेंगे। लेकिन साहब अगर तिलक लगा के चले गए और शराब खरीद लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? किसको बर्बाद कर रहे हो? उसी को बर्बाद कर रहे हो जिसको भारत माता कहते हो। तो फिर भारत माता के दुश्मन तुम हो या हम हैं? बर्बाद कौन कर रहा है इसे? कौन कर रहा है? सब्जी बेचने वाले का धर्म पूछ रहे हो? दुबई से जो सामान आ रहा है मेडिकल का, उसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं तुमको। लेकिन अगर सब्जी महल्ले में बेचने वाला है तो उसका धर्म पूछोगे किस धर्म का है ये? कमाल है साहब, कमाल की बात है कि सब्जी बेचने वाला तो अपना धर्म बता के आएगा। अगर मुसलमान है तो एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर मुस्लिम एरियो से किसी तरीके से कोई सामान आ रहा है, मुस्लिम कंट्रीज से, वो एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो हराम में मिल रहा है तुमको और तुम्हारा हराम खाने की आदत पड़ चुकी है। बात ये है असल में। जी भाई, जरूर बिट्टू भाई, कमाल की बातें हैं। अभी आ रहे हैं ये तकरीबन 50 लाख 60 लाख कुछ भक्त गल्फ कंट्री से अभी आएंगे, देना इनको रोजगार। वो भक्त जो दिन भर गाली गलौज ही करते हैं, वो भक्त चुन चुन के आ रहे हैं। जो सिर्फ नफरत फैलाते हैं वो आ रहे हैं, चुन चुन के आ रहे हैं। अब तो दूसरे देशों में भी जॉब करना सुकून की सांस लेना नहीं हो गया। इन कुत्तों ने जाकर के उनको भी गलत तरीके से नफरत भर दी उनके दिलों में भारत के लिए। विदेशों में डंका बजता था हमारा, अब तो नगाड़ा बज रहा है। विदेशों में भारत का नगाड़ा बज रहा है। पकड़ पकड़ के उठा उठा के फेंके जा रहे हैं। लॉकडाउन ना होता तो कितने फेंक दिए गए होते अब तक, वन साइड पासपोर्ट के साथ। सही है, वेल डन। जिस जिस में हाथ लगाया ना वो बर्बाद कर दिया। जिस जिस में हाथ लगाया है वो बर्बाद कर दिया है। हजारों की तादाद में भूखे भूखे मजदूर आ रहे हैं मुंबई से पैदल। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पहले, और रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है मेडिकल करवाना। यानी 5,000 रुपए आपके पास होने चाहिए मेडिकल के। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर नंबर आएगा तो देखा जाएगा। कमाल की। कौन समझाता कौन है तुमको भाई? सिखाता कौन है तुमको? तरकीब कौन करता है? फ्लाइट से आने वालों के तुम टेस्टिंग कर सकते हो फ्री, और ट्रेन से जाने वालों को 5,000 रुपए का कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। क्या रोल है ये? जो फ्लाइट से आ रहे थे फ्री टेस्टिंग थी उनकी ना, फ्री स्कैनिंग थी ना उनकी। तो ये रेलवे स्टेशन पे जो लोग जा रहे हैं, रेलवे में बैठ करके जो अपने घर आना चाहते हैं, उनके लिए फ्री स्कैनिंग सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि वो गरीब मजदूर हैं, इसलिए उनके लिए स्कैनिंग का सिस्टम नहीं है। जो फ्लाइट से आते हैं उनके लिए स्कैनिंग का सिस्टम है फ्री, बल्कि उनके पास मोटी रकम होती है उसके बाद भी। लेकिन इन मजदूरों के पास रकम नहीं है, लेकिन इनके लिए स्कैनिंग सिस्टम नहीं है। इनको 5,000 देकर के अपना मेडिकल कराना होगा सिर्फ रजिस्ट्रेशन के। और ये रजिस्ट्रेशन है किस चीज का? अपने घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। व्हाट इज दिस? कौन से नमूनों को हाथ में देश दे दिया है? कौन से नमूनों के हाथ में? अपने घर जाने के लिए दूसरों के आगे भीख मांगना पड़ेगा। कमाल है यार। अपनी ही कंट्री में अपने ही घर जाने के लिए हमें दूसरों के आगे भीख मांगना पड़ेगा कि साहब हमें अपने घर जाने दो। वाह रे कंट्री वाह। और बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से हिंदुओं को ला करके बसाने की बात करते हो। तुम्हारी झोली में है भी कुछ उनको खिलाने के लिए? हैं? खाली ला के बसा लोगे?
मैं तो कहता हूं अगर वो हिंदू हिंदू ही नहीं है जो ये कहे कि हां साहब हम अमित शाह के साथ हैं इस मामले में, सीएए के मामले में, वो हिंदू हिंदू ही नहीं है। क्योंकि वो हिंदू भारत के हिंदुओं के बारे में नहीं सोच पा रहा है, जो भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। कोई नहीं है कि भाई साहब ये हिंदू है हम खिला लेंगे, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है सर। है कोई अगर तो बताए मुझे कि हाँ साहब हम हिंदू हैं और हिंदू को खिला लेंगे, हम पूरे भारत के हिंदुओं को खिला लेंगे। है कोई तो बताए। एक बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा पैसे वाला, बड़ा खरबपति, बड़ा पॉपुलर कोई हिंदू निकल के आए मैदान में और कहे कि भारत में जितने हिंदू हैं सबका खर्चा हम उठाएंगे साहब, उठा के दिखा दे। जब नहीं उठा सकते हो तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं को लाने की बात में यस यस क्यों करते हो, जब तुम्हारी औकात नहीं है खिलाने की तो। लेकिन क्या करें साहब, बात नफरत की है, मेन काम नफरत का है। दरअसल उन हिंदुओं को लाने की बात नहीं थी। वो नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और दूसरे देशों से, बांग्लादेश से वो हिंदू आ जाएं देश में, ये नहीं चाहते हैं। बल्कि वो ये चाहते हैं कि हम और ज्यादा, जो ये कहें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम और ज्यादा कहेंगे यही होना चाहिए। बस ये है मेन मामला, ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होंगे, बेशक सच कह रहे हैं जसीर भाई। लेकिन क्या करें साहब, है किसी में हिम्मत ये कहने की? कोई एक है जो जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आंख में आंख डाल के पूछेगा भाजपा के प्रवक्ता से कि इतने लोग देश में भूखे क्यों हैं? है किसी में हिम्मत? किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता में हिम्मत है कि जाकर के पूछे? नहीं साहब, हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि आज ये लूट रहे हैं, कल उन्हें लूटना है। बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु भाई, बिल्कुल। कल आज जो हालात हैं देश के ना, फिर बता देता हूं, आज जो हालात है ना, ये मत समझना कि ये आपकी लास्ट स्टेज है। नहीं नहीं नहीं, ये शुरुआती दौर है। आने वाले दिन और बुरे आने वाले हैं, समझा रहा हूं, समझ जाओ। बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। बार बार आगाह कर रहा हूं, बार बार, 1000 बार आगाह कर रहा हूं। अभी तुमको पता ही नहीं है चल क्या क्या रहा है। अभी तो पता ही नहीं है चल क्या क्या रहा है। जो जो चल रहा है ना, वो तुम सुन के चल बसोगे, ये समझ लो। जो चल रहा है उसे सुन के चल बसोगे, याद रखना। ये सिचुएशन है इस टाइम देश की। जितना लोड तुम्हारे देश पे दे दिया गया है कर्ज के नाम पे, बिक जाओगे। ये मत समझना कि सरकार लोन ले रही है, तुम्हारा कोई इंटरफेयर नहीं उसमें, तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। सरकार अगर किसी से पैसा ले रही है तो वो तुम्हें बेच रही है, याद रखना। बिक जाओगे। एक दिन किडनियां बेचेंगे तुम्हारी, निकाल निकाल के देखना जो हालात आएंगे। लेकिन नहीं, 5000 का टेस्ट कराओ, फिर रजिस्ट्रेशन कराओ कि तुम्हें घर जाना है। और रजिस्ट्रेशन कौन करवाए? जिनको ये नहीं पता है कि छोटा के बाद बड़ा होता है कि छोटी ही होती है। अंग्रेजी से बहुत दूर की बात है। वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। भीड़ लगाएंगे तो लाठियां चल जाएंगी। शराब की दुकान के सामने भीड़ लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, वहां लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन जहां हो रहा है वहां भीड़ नहीं लग सकती है। अनाज जहां बट रहा है वहां भीड़ नहीं लग सकती है। खाना अगर कहीं मिल रहा है वहां भीड़ नहीं लग सकती है ना, वहां नहीं लग सकती है। शराब खरीदो, किसने मना किया है? खरीदो। मैं तो कहता हूं साहब, एक राय मेरी मान लो, एक एहसान मुझ पे कर दो, सुनार की दुकानें भी खोल ही डालो इस टाइम। अभी तो मर्डर शुरू हुए हैं, अभी तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ है, मारना पीटना उनको शराब पी करके नशे में, उनकी हत्या कर देना। अब सुनार की दुकान भी खोल दो। जो कहीं थोड़ा बहुत जेवर पड़ा होता है औरतों का, गरीब के घर में अगर एक अंगूठी भी होती है तो उसको भी छीन करके बेच करके कम से कम आदमी शराब तो पी सके। शराबियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, तो थोड़ा सा और करो, थोड़ा इंतजाम और कर दो। अच्छा, मैंने सुना था जो इंसान जैसा होता है वैसे के बारे में सोचता है। तो क्या हम ये मान लें कि हमारी सरकार हर टाइम नशे में रहती है? नशेड़ियों के बारे में इतना क्यों सोच रही है? अगर ये गरीब घर का बेटा होता तो गरीबों के बारे में सोचता। तो मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये शराबियों के घर का बेटा था तो शराबियों के बारे में इतना सोच रहा है? नहीं हो सकता है दिन भर रेलवे स्टेशन पर रहने के बाद शाम को 40 रुपए की थैली पीता रहा हो बंदा। किसके बारे में कह रहा हूं आप बेहतर समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई दिन भर मेहनत करने के बाद 40 रुपए की शराब पी लेता होगा कहीं। 40 रुपए 25 रुपए की थैली मिलती रही होगी तब, या और सस्ती होगी। हम ये कैसे मान लें कि ये बंदा पीता नहीं था?
नशेड़ियों के बारे में इतना अच्छा सोचने वाला। सारे काम बंद हैं, मगर नशेड़ियों के लिए, बेवड़ों के लिए बहुत जरूरी है इंतजाम करना। तो फिर क्या कहा जाए इसको? कुछ तो जरूर होगा, कुछ तो जरूर होगा। खैर, धैर्य रखो, हालात ठीक नहीं होने वाले, अच्छे से समझ लो। और ये लॉकडाउन खुलने के बाद ही असल तबाही शुरू होगी। असल तबाही तब शुरू होगी जब लॉकडाउन खुल जाएगा। अभी तो ये एक उम्मीद पे लोग जी रहे हैं कि साहब लॉकडाउन खुल जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा लॉकडाउन खुलने के बाद क्या नॉर्मल होगा? नहीं, क्या लॉकडाउन के बाद नॉर्मल क्या होगा बताओ मुझे? दुकानें खुल जाएंगी, पैसा है खरीदने के लिए क्या? तनख्वाह मिली है? काम किए थे कहीं? कहाँ से आएगा? दुकानें खोल के क्या करेंगे? जो दुकानें खुलेंगी, व्यापारी इसमें मर जाएगा कि ड्यूटी दिन भर दे रहा है लेकिन सामान बिक नहीं रहा है। आदमी के पास पैसा नहीं है तो खरीदेगा कहां से? कुछ तो बताओ, कोई तरीका इसका। ऑलरेडी इतने बेरोजगार थे भारत में, और ज्यादा बेरोजगार हो गए इसमें, और ज्यादा जॉब्स चली गई। प्लस विदेशों से फ्लाइटें भर भर के आने वाली हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनको कौन सा रोजगार देने वाले हो? प्लस विदेशों में बैठे जो लोग अब इंडिया आ जाएंगे, वो अभी तक जो प्रॉफिट पहुंचाते थे भारत की आर्थिक स्थिति में, उसका क्या होगा? वो भी तो डैमेज होगी ना। होगी डैमेज कि नहीं होगी? जो विदेशों से पैसा जा रहा था इंडिया, वो भी कम हो गया, उसके ऊपर भी फर्क पड़ना है। नहीं मतलब सोचो कि किस हिसाब से हम पटरी पे लाएंगे इसको। कुछ प्लान है? अच्छा, हमारे पास ऐसे लोग भी नहीं हैं हमारी सरकार में कि इसको पटरी पे लाने के लिए विचार विमर्श करेंगे और अच्छा काम करेंगे और ले आएंगे। ऐसा भी नहीं है। यह भी सच है कि हमारे पास ऐसे लोग भी नहीं हैं जो इसको पटरी पे ला सकें। तो फिर क्या होगा? यानी कुल मिलाकर के हालात बद से बदतर ही होंगे। अभी एक बहाना है कि लॉकडाउन है, और यह बहाना खत्म हो जाने के बाद कोई नया प्लान आ जाएगा, निश्चिंत रहें। हालांकि ये लॉकडाउन, ये कोरोना ने सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है। आपको पता होना चाहिए ये बात कि सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है इस कोरोना ने। एक तो प्रधानमंत्री केयर फंड में, दूसरे लोन लेने में, कोरोना के नाम पे जो लोन मिला है उस पे भी। यानी भारत के राजनीति को बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस कोरोना से। समझ रहे हैं? भारत की राजनीति को बहुत प्रॉफिट हुआ है इससे। अब आप जानो आपका कितना हुआ है, क्या हुआ है। मैं नहीं बताऊंगा, सोच लो क्या हुआ है और कितना हुआ है। और हां, खोल लो इसको। आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा घटिया होने वाले हैं। कोई नहीं है जो तुमको बचा सके। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। तुम खुद हो अपने आप को बदलने वाले, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। खुद बदल दिया तो ठीक। चलिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आप सबका टाइम देने के लिए। कल मेरा गिरबान पकड़ के कहना कि साहब तुम्हारी वीडियो सुनते थे इसलिए तुम मदद करो मेरी, ये कहना। लेकिन अपने विधायकों से, अपने सांसद से मत कहना कि हम तुमको वोट करते हैं तो क्यों करते हैं, मत पूछना, क्योंकि उनकी गुलामी जो करना है। धन्यवाद।